स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। बात करेंगे खबरों की। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की सीएम धामी से मुलाकात, राज्य के विकास से जुड़े विषयों पर की चर्चा। पार्टी संगठन को लेकर भी हुई बातचीत। तो राज्य के विकास से जुड़े विषयों पर चर्चा की है और पार्टी के संगठन को लेकर बातचीत हुई है। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है। और वहीं कोटवार से अहम जानकारी सामने आ रही है। पीएम मोदी करेंगे बोक्सा जनजाति से संवाद। पीएम जनमन के लाभार्थियों से करेंगे संवाद। हल्दू खाता मल्ला लच्छमपुर को किया गया चयनित। पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए की गई तैयारियां। तो पीएम जनमन कोटद्वार से अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। पीएम मोदी बोक्सा जनजाति से संवाद करेंगे। लच्छमपुर हल्दू खल्ला खाता मल्ला को चयनित किया गया है और जनमन के लाभार्थियों से प्रधानमंत्री इस दौरान संवाद करेंगे। तो कोटद्वार से अहम जानकारी सामने आ रही है। पीएम मोदी बोक्सा जनजाति से संवाद करेंगे। जनमन के लाभार्थियों से इस दौरान प्रधानमंत्री बात करेंगे, संवाद करेंगे और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तैयारियां की गई है। और जनमन के लाभार्थियों से प्रधानमंत्री इस दौरान बात करने वाले हल्दू खाता मल्ला लच्छमपुर को चयनित किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोक्सा जनजाति से संवाद करेंगे। कोटद्वार से हम जानकारी सामने आ रही है। हल्दू खाता मल्ला लच्छमपुर को इसके लिए चयनित किया गया है, जहां पीएम जनजाति आदिवासी न्याय कार्यक्रम का यहां आयोजन किया गया है और इस दौरान वो जनजाति जो है इनसे संवाद करेंगे। बोक्सा जनजाति के लोगों से संवाद करेंगे। कोटद्वार से खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोक्सा जनजाति के लोगों से संवाद करेंगे। जनमन के लाभार्थियों से प्रधानमंत्री बात करेंगे, संवाद करेंगे। हल्दू खाता मल्ला लच्छमपुर को इसके लिए चयनित किया गया है, जहां के लाभार्थियों से प्रधानमंत्री बात करेंगे। जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसके तहत जो है पीएम और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कोटद्वार से अंजना गोयल लाइव है। अंजना, कब से पीएम संवाद करने वाले हैं? जी हाँ, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से आज बोक्सा जनजाति के साथ में प्रधानमंत्री ने वर्चुअल संवाद करना है, उसको लेकर के आज का दिन चुना गया था और यहाँ पर जो सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मौके पर डीएम साहब भी मौजूद है। किसी तरह की भी कोई किसी को परेशानी न हो, इसके लिए विशेष ध्यान रखा गया है। जी, पीएम जो है लाभार्थियों के लिए जनमन के लाभार्थियों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ खास तैयारियां की गई है? जिस तरह से आज प्रधानमंत्री का संवाद होना है बोक्सा जनजाति के साथ, हल्दू खाता मल्ला लच्छमपुर में सभी तैयारियां, चाहे वो पानी, बिजली या किसी भी तरह की बोक्सा जनजाति की समस्या हो, उनके लिए भी आज प्रधानमंत्री जी उनसे संवाद करेंगे और उनसे उनकी समस्याओं का निवारण करने की भी लगातार कोशिश की जाएगी। जी, इस जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान में कितने की तादाद में जो है आदिवासी शामिल होंगे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संवाद करेंगे, बात करेंगे? अगर हम बात करें, सन 2011 में जो जनगणना हुई थी, वहां पर 40 परिवार रहते थे और उनमें 242 सदस्य हैं। उन्हीं में से आज के 47 परिवारों के 218 सदस्यों के साथ में वार्ता करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन सभी से तो संभव नहीं हो पाएगा। जहां तक है कि परिवार के एक सदस्य से बात की जाएगी और उनकी समस्याओं को भी सुनने की कोशिश की जाएगी। जी अंजना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनमन के लाभार्थियों से संवाद करेंगे और बोक्सा जनजाति के लोगों से बातचीत करेंगे।
और बात करेंगे अगली खबर की। धर्मनगरी हरिद्वार में दूसरे दिन भी मकर संक्रांति का स्नान जारी है। कल की अपेक्षा आज श्रद्धालुओं की ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि आज सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं और इसी के साथ आज से ही सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में भी हो रहे हैं। हरिद्वार में स्नान पर भीषण ठंड का असर देखने को मिल रहा है, मगर इसके बाद भी काफी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान करने पहुंच रहे हैं। जब आज सूर्य अपनी शत्रु की राशि, अपने पुत्र की राशि में प्रवेश करते हैं, अर्थात मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो इसे मकर की संक्रांति कहते हैं। सूर्य के जाने को, राशि परिवर्तन करने को संक्रांति हम प्रयोग कहते हैं। आज से ही सूर्य का ताप घटता हुआ महसूस होगा और सर्दी बढ़ती हुई महसूस होगी। और आप ये समझ लीजिए कि इसके साथ ही एक पुण्यदायी समय आरंभ हो जाता है। स्नान करने के पश्चात, स्नान का भी विशेष महत्व ये है कि मौन रहकर स्नान करना होता है और अपने कुल पुरोहित या गंगा पुरोहित को दान देने तक मौन ही रहना है। और दान देने के बाद ही भगवान नारायण के नाम का स्मरण करने के पश्चात ही मुख से कुछ शब्द बोलना होता है। ये शब्द आया है कि जो आज के दिन ऊनी वस्त्र आदि स्नान करने के पश्चात तिल वाली मिठाइयाँ दान में देता है, घी, खिचड़ी आदि दान देता है, तो जितने तिल के दाने उसकी मिठाई में लगे हैं, जितनी खिचड़ी के दाने हैं, चावल उसमें मिले हुए हैं, जितने कंबल के अंदर रोए हैं, उतने सहस्त्र वर्षों तक वो स्वर्गिक सुख का अनुभव करता है। तो सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं और श्रद्धालुओं ने जो है आस्था की डुबकी लगाई। मकर संक्रांति के दौरान जो है भारी तादाद में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और लोग स्नान कर जो है लगातार दूसरे दिन भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो है श्रद्धालु पहुँच रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ विकास चौहान लाइव जुड़ गए हैं। विकास, धर्मनगरी में एक बार फिर से जो है भारी तादाद में श्रद्धालु देखे जा रहे हैं जहां स्नान करें मकर संक्रांति के मौके पर, क्या कुछ खास जानकारी है? जी बिल्कुल, आज दूसरे दिन भी जो मकर संक्रांति का स्नान है वो काफी यहाँ पर भीड़ देखने को मिल रही है। सुबह तड़के लगभग 4-5 बजे से ही लोग हरकी पेड़ी और जो अन्य जो गंगा घाट है वहां पर पहुंचने शुरू हो गए थे। और कह सकते हैं कि जिस तरह से सर्दी के कारण जो घाटों का सूनापन था वो इन 2 दिनों में कहीं ना कहीं दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि हालांकि कड़ाके की ठंड है और इस समय भी कोहरा की चादर यहाँ पर है, लेकिन उसके बावजूद लोग अपनी जो श्रद्धा है उसके चलते गंगा घाटों पर पहुंचकर यहाँ पर गंगा स्नान कर रहे हैं और तिल और दान यहाँ पर भी लगातार चल रहा है। जिस तरह से ब्राह्मणों के अनुसार जो आज का दान है वो कहीं ना कहीं बहुत जो पुण्य है उसको प्राप्त करने वाला होता है। हालांकि जिस तरह से जो स्नान यहाँ पर चल रहा है उसको लेकर जिला प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। उसकी जो परसों से ड्यूटी यहाँ पर जो पुलिस कर्मियों की जो शुरू हुई थी वो अभी भी जारी है और 2 दिनों से यही वो व्यवस्था की गई है कि जो भी हैवी व्हीकल्स हैं उनको शहर से बाहर यहाँ पर रोका गया है ताकि किसी भी तरह की जो जाम की स्थिति हरिद्वार में ना बन पाए। जी, अभी भीषण ठंड जो है वो देखने को मिल रही है, इसको लेकर जो क्या कुछ प्रशासन की ओर से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं श्रद्धालुओं के लिए? जी बिल्कुल, जिस तरह से ठंड भी लगातार बढ़ रही है, हालांकि जिस तरह से देर रात और ज्यादा यहाँ पर पारा गिर जाता है, जिस कारण जहाँ जिला प्रशासन ने जो अलाव की व्यवस्था वो जगह जगह की है, वहीं जो जिला प्रशासन की तरफ से आज जिस तरह से लोग भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद यहाँ घाटों पर लगाई जा रही थी और सर्दी के कारण यहाँ पर एम्बुलेंस भी लगातार यहाँ पर खड़ी की गई है गंगा घाटों के पास, ताकि किसी भी आपात स्थिति में अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो उसको जल्द से जल्द नजदीकी अस्पताल में यहाँ पर भर्ती कराया जा सके। क्योंकि जिस तरह की सर्द मौसम है उसमें जो बाहर से आने वाले श्रद्धालु हैं कई बार उनकी यहाँ पर तबीयत ठंडे पानी के कारण तबीयत भी खराब हो जाती है, जिसके चलते जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग भी यहाँ पर मुस्तैद है। जी, हरिद्वार में होने वाले मेले में जो है भारी तादाद में लोग देश के अलग अलग राज्यों से जो है यहाँ पहुँचते हैं, तो ऐसे में प्रशासनिक तौर पर सुरक्षा को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई है? जी बिल्कुल, जिस तरह से अगर हम बात करें सुरक्षा को लेकर, सुरक्षा की व्यापक यहाँ पर प्रबंध किए गए हैं। जिस तरह से 2 दिन आज इस बार का जो मकर संक्रांति का जो स्नान है वो 2 दिन यहाँ पर चला है, क्योंकि कल भी लोग अमूमन 14 तारीख को ही मकर संक्रांति का दिन मनाया जाता है, लेकिन इस बार जो 2 दिन यहाँ पर मनाया जा रहा है, जिसके चलते जो पुलिस प्रशासन है उसकी भी जो ड्यूटी है वो डबल यहाँ पर हो गई है। इसके लिए यहाँ पर 3 दिन पहले से ही यहाँ पर तैयारियां शुरू कर दी गई थी। जिस तरह से
हर की पैड़ी और उसके आसपास की सुरक्षा बढ़ाई गई है। जो उसके साथ साथ जो यातायात व्यवस्था है उसको सुचारू करने के लिए अन्य जो बीएससी के जो जवान है उनको भी इस ड्यूटी में लगाया गया है। जी जी विकास, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। और देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड में हुआ राम भक्ति माहौल। दून घंटाघर में लगी बड़ी एलईडी स्क्रीन। राम के जयकारों से गूंजा देहरादून। तो देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। दून घंटाघर में बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई गई है और उत्तराखंड में राममय जो है माहौल हो गया है। एक बार फिर से लोग राम भक्ति में डूब चुके हैं और इसको लेकर दून घंटाघर में बड़ी एलईडी लगाई गई है, जहां राम के जयकारों से देहरादून गूंज उठा है। उत्तराखंड में राम भक्ति माहौल हो गया है, जहां राम के जयकारों से पूरा देहरादून गूंज रहा है और दून घंटाघर में बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई गई है। तो देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। राम के जयकारों से देहरादून गूंजा और दून घंटाघर में बड़ी स्क्रीन लगाई गई है, एलईडी स्क्रीन लगाई गई है और राम भक्ति में लोग डूबे हुए नजर आ रहे हैं। दून घंटाघर में बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई गई है और राम के जयकारों से देहरादून गूंज रहा है। तो राम भक्ति को लेकर जो है यहाँ एक बार फिर से माहौल अलग ही देखा जा रहा है और 22 जनवरी को जो है अयोध्या में भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होना है, जिसको लेकर देश के अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं और लोगों में एक बार फिर से जो है भक्ति का माहौल देखा जा रहा है। और इसी कड़ी में उत्तराखंड में भी इस तरह के हालात जो है सामने आ रहे हैं, जहाँ लोगों में राम रस को लेकर सराबोर है इसमें होते हुए दिखाई दे। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाइव आ रहे, क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। सभी विभागों के हमारे अधिकारीगण, सभी बैंकों से जुड़े हुए सभी प्रतिनिधिगण, सभी लाभार्थी जन, भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले तो आज इस महत्वपूर्ण स्टेट क्रेडिट सेमिनार कार्यक्रम में मुझे भी विष्णु जी ने और उनकी पूरी टीम ने यहाँ सहभाग करने का अवसर दिया और सबके बीच में आने का अवसर दिया। मैं सभी का इस आयोजन, इस स्टेट क्रेडिट सेमिनार आयोजन करने वालों को सबको मैं अपनी ओर से बहुत धन्यवाद करता हूँ और इस अवसर पर विशेष रूप से मैं नाबार्ड का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने उत्तराखंड में बहुत सारे सेक्टरों में, जिसमें कृषि, बागवानी, छोटे और मध्यम क्षेत्र के उद्योगों के विकास हेतु जो उन्होंने अभी अन्य राज्यों के साथ, हिमाचल के साथ, जम्मू कश्मीर, जो हमारे आसपास के हमारे समकक्ष के राज्य हैं, पर्वतीय राज्य या जिनको हिल स्टेट कह सकते हैं, उनकी और हमारी जो तुलना रहती है और उसमें जो आगामी वर्ष के लिए 40,000 करोड़ रुपए का ऋण की जो योजना तैयार की है, उसके लिए मैं आपको विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ कि जो हमारा मिशन है, उसी मिशन को हमारा नाबार्ड भी जो है आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। साथ में हमारे प्रधानमंत्री जी का, जो उन्होंने अनेक बार एक बात को उन्होंने शुरू किया केदारनाथ जी से कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, और उसको फिर उन्होंने अनेक अवसरों पर कहा है और वो बात हमारे लिए चरितार्थ भी हो रही है जब हम देखते हैं कि हम तेजी से इन क्षेत्रों में भी आगे बढ़ रहे हैं। ऋण का जब अभी आकलन कर रहे थे विष्णु जी, तो
मुझे बड़ा अच्छा अंदर से आनंद की अनुभूति हो रही थी जब मैं देख रहा था कि हिमाचल का आपने बताया लगभग 35,000 करोड़, 35 बता रहे थे, 35,000 करोड़, और बगल में हमारे J&K में 36,000 करोड़ और हमारा 40,000 करोड़। तो मुझे लग रहा था कि ये सब माननीय प्रधानमंत्री धरातल पर उतर रहे हैं। और यह भी आपने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 15% अधिक है इस साल की अपेक्षा, और पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 33% होगा, 30%। कहाँ से आवाज आ रही? उधर से 30%, 32-33% अधिक है। यह हमारे जो छोटे किसान हैं, छोटे जो मझोले उद्योगों में लगे हुए लोग हैं, उनके लिए वास्तव में इस प्रकार की व्यवस्था वो किसी वरदान से कम नहीं है। उनका इससे बहुत प्रोत्साहन होगा, उनको सबको आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर मेरा एक आपसे अनुरोध रहेगा कि इसकी निगरानी बहुत जरूरी है, और ऋण किन लोगों को देना है, कौन लोग इसके लाभार्थी हों, कौन लोग इसके ज़रूरतमंद हैं, उस पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ जो हमारी मातृशक्ति है, और आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर नारी शक्ति बंधन विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित करके कानून बना दिया, आगे के लिए उनके आरक्षण सुनिश्चित कर दिया, और राज्य में हमने पहले से ही 30% का आरक्षण, यहाँ की जो मातृशक्ति हमारी माताएं बहनें हैं, उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए, उनको भी उन्नयन की ओर बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए 30% का आरक्षण यहाँ की सभी सरकारी जो हमारी निकलने वाली नौकरियां हैं उन सब में किया है। तो यहाँ पर नाबार्ड द्वारा जो मातृशक्ति है उसके लिए एक विशेष प्रकार की जो योजनाएं हैं, वो योजनाएं आप अपने आगे के कार्यक्रमों में सम्मिलित करेंगे तो निश्चित रूप से मातृशक्ति को आगे आने का अवसर मिलेगा। और जो हमारी अभी मैं लाभार्थी बहनों से बात कर रहा था टिहरी जनपद की, आज से 2 दिन पूर्व, तो वो कह रही थी कि हम लोगों ने अभी रक्षाबंधन के पर्व पर लखपति दीदी जो हमारी योजना चल रही है उसी के साथ सशक्त उत्सव बहना योजना हमने प्रारंभ की है। तो उस योजना के माध्यम से उनको बहुत सारा जो अपना बनाया जाने वाला उत्पाद है उसको विपणन करने के लिए एक स्थान मिला था। राज्य सरकार इस दिशा में भी काम कर रही है। तो मेरा विशेष अनुरोध रहेगा कि इन सबको भी कहीं ना कहीं बैंकों से ऋण लेने के लिए उसका सरलीकरण बहुत ज़रूरी है। कई बार होता क्या है कि आप भी करना चाहते हैं, लोग भी करना चाहते हैं, सरकार भी आपके साथ है, लेकिन बहुत सारी जटिलताएं होने के कारण से, कठिनाई होने के कारण से जो लोग वास्तव में कुछ करना चाहते हैं वो ऋण लेने से वंचित रह जाते हैं। और बहुत बार ऐसी स्थिति होती है कि अब तो बहुत जागरूकता हो गई, बहुत सारे हमारे स्वयं सहायता समूह काम कर रहे हैं, सरकारी विभाग भी काम कर रहे हैं, बैंकों के लोग भी आगे आकर उनको प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत लोग जब फॉर्मेलिटी पूरी नहीं कर पाते और बहुत जब हम बात करते हैं और बात करने के बाद व्यवहारिक रूप से उनको नहीं उतार पाते तो लोग पीछे हटना शुरू कर देते हैं। तो उसमें उनका प्रोत्साहन कैसे हो, थोड़ा व्यवहारिक रूप से हम उनको आगे समझ लें। और बैंक, वैसे बैंक और हमारे में अंतर क्या है, थोड़ा सा बैंक के लोग क्या करते हैं कि ये पूरी ऑनरशिप लेते हैं। ये अच्छी बात है बैंक के लिए कि ये पूरा आकलन कर लेते हैं, आगे पीछे का ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये आगे का कितना पोटेंशियल इसके अंदर है। थोड़ा हम लोगों के स्तर पर कई बार होता है कि औपचारिकताएं करके छोड़ देते हैं या एक बार ऋण भी दे देते हैं, क्यों पांडे जी, और उसके बाद जो है वो ऋण देने के बाद क्या वो आगे चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, ये आकलन भी होना चाहिए। और जो थोड़ा बहुत 19-20 हो उसको चलाने की कोशिश भी करनी चाहिए।
मेरा आपसे विशेष अनुरोध है कि अगर हम इस दिशा में सोचेंगे और जो हमारा विशेषकर से आज जो हमारा पर्वतीय क्षेत्र है उन क्षेत्रों में पलायन रोकने के लिए जहां सरकार ने पलायन रोकथाम का आयोग बनाया है और लगातार उस पर काम कर रहे हैं, तो आप सबसे भी मेरा अनुरोध है कि ये जो हमारे पर्वतीय जनपद हैं उनके लिए विशेष अभियान चलाकर कैंप के माध्यम से सरलीकरण ऋण का करते हुए उन सबको इस व्यवस्था से जोड़ा जाए, इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम किया जाए। मेरा मानना है कि ऋण और लोन क्रेडिट जो है जरूरतमंद और योग्य लोगों पर आसानी से पहुंचे, उसमें बैंकों की जो भूमिका है वो बहुत बड़ी भूमिका है। उनके कारण से जरूरतमंद लोग आगे बढ़ने का उनको अवसर मिलता है और हमें ध्यान देना होगा कि जो जरूरतमंद लोग हैं वो मतलब ऋण आसानी से प्राप्त करें, भटके ना, उनको परेशान ना होना पड़े, उनको लगे कि भाई जो काम हम करना चाहते हैं उसमें बैंक भी हमारा सहयोग कर रहे हैं, उनके अधिकारी भी सहयोग कर रहे हैं, बैंकों के कार्मिक भी सहयोग कर रहे हैं, हमारी संस्थाएं भी सहयोग कर रही हैं। और इसके लिए जरूरी है कि हमको सबको बैंकों को विशेषकर से इसमें मिशन मोड में काम करने की जरूरत है। और नाबार्ड की श्रेणी योजना के आवंटन के प्रत्येक बैंक ब्रांच को एक लक्ष्य लेकर, एक टारगेट लेकर इस पर काम करना होगा। भाइयों बहनों, ग्रामीण और पिछड़े इलाकों का जो विकास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये जो हमारा रिवर्स पलायन है इसको रोकने के लिए भी जहां सरकार इस दिशा में काम कर रही है तो बैंकों को भी इसके लिए मिशन मोड में काम करने की आवश्यकता है। हमारी सरकार लगातार ग्रामीण इलाकों में जो आधारभूत सुविधाएं हैं, सड़क कनेक्टिविटी आदि को मजबूत करने के लिए निरंतरता से काम कर रही है। उसके पीछे हेतु है कि जो समाज में बिल्कुल समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए हैं उन सबको भी आगे लाया जाए, उनके जीवन को भी परिवर्तन किया जाए, उनके जीवन को भी कहीं न कहीं प्रोत्साहन देने का काम हम सबके माध्यम से हो। और हम दूरदर्शिता के साथ उत्तराखंड का विकास करना चाहते हैं। ये आपकी जो योजनाएं हैं आप स्वयं देख रहे हैं, तो योजनाओं में जिस प्रकार की योजनाओं को लगातार संदिग्ध किया जा रहा है, हमारे सभी सरकार में बैठे हुए लोग, हमारे अधिकारीगण, हमारे सरकार के जितने भी लोग हैं वो सभी इस काम में लगे हैं, शासन के लोग। और दूरदर्शिता के साथ उत्तराखंड का विकास हमारी प्राथमिकता है और हमारी पूरी सरकार गंभीरता के साथ इसके लिए काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जैसे हमारे शहरी इलाकों का विकास हो रहा है उसी तरीके से जो हमारे दूर दराज के क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ भी एकीकृत रूप से समान रूप से विकास पहुँचे। मैं आप सभी बैंकिंग सेक्टर के लोगों का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि अभी जब आप पढ़ रहे थे तो आप यहाँ से बात कर रहे थे, तो अभी भी जो हमारे 9 जनपद हैं उन 9 जनपदों का अभी उतना योगदान अभी नहीं आ पा रहा है इसमें जितना आना चाहिए। और विशेषकर से हमारे 3 जिले रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और टिहरी जो ऋण की कमी वाले जिले हैं, आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि इन जिलों को ऋण आवंटन में विशेष रूप से ध्यान दिया जाए और समान रूप से इनको भी आगे बढ़ाने के लिए हमारी योजना बने। इसके साथ ही जो पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के अंतर्गत 7.60 लाख लाभार्थी हैं और 6.89 लाख किसानों को क्रेडिट कार्ड दिए गए हैं, जबकि राज्य में अभी भी 71,000 किसान जो है क्रेडिट कार्ड की जो सुविधा है उस सुविधा से अभी छूटे हुए हैं। इस कमी को पूरा करने के लिए भी हम लोगों को सामूहिक रूप से प्रयास करना होगा, क्योंकि इससे अच्छा कोई मंच नहीं हो सकता। और किसान क्रेडिट की बात मैंने इसलिए करी कि हर बार जब भी हम माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ पूरे देश के मुख्यमंत्रियों का कॉन्क्लेव होता है, उस कॉन्क्लेव में ये उनकी फ्लैगशिप स्कीमों में आता है, तो इस पर विशेष रूप से उनका भारत सरकार का भी फोकस है, तो इस ओर हमें भी ध्यान देने की आवश्यकता है। भाइयों बहनों, बैंकों के अलावा हमारी सरकार आम लोगों के लिए
देहरादून से अभी आप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लाइव सुन रहे थे और बात करेंगे खबरों की। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य में शीतलहर का प्रकोप जारी, 3 डिग्री से नीचे पहुंचा पारा। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, अगले 4 दिन घने कोहरे का अलर्ट किया गया जारी। पौड़ी, नैनीताल, हरिद्वार में घने कोहरे का येलो अलर्ट किया गया जारी। तो 3 डिग्री से नीचे पारा लुढ़का है और राज्य में शीतलहर का प्रकोप एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने इसको लेकर चेतावनी जारी की और अगले 4 दिनों तक घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। तो पौड़ी, नैनीताल, हरिद्वार में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। और देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य में शीतलहर का प्रकोप एक बार फिर से देखा जा रहा है, जहां 3 डिग्री से नीचे पारा पहुंच चुका है। जिसको लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है और अगले 4 दिनों तक घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ तुषार गुप्ता देहरादून से जुड़ गए हैं। तुषार, राज्य में शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बिल्कुल अगर 4 दिन की बात की जाए तो येलो अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, पौड़ी, नैनीताल और हरिद्वार और उधम सिंह नगर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। घना कोहरा इसमें देखने को मिल सकता है। वहीं हरिद्वार की बात की जाए और साथ साथ उधम सिंह नगर की अभी तक बात की जाए तो हल्की धूप अब निकली है। तो अब देखा जा सकता है कि किस तरह से जो आधा दिन बीत चुका है और उसके बाद ही जो सूर्योदय है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन जो लोगों की आस्था है वो भी देखने को मिली, क्योंकि आज मकर संक्रांति का दिन है। ऐसे में जो भारी मात्रा में लोग वहाँ पर पहुँचे थे। लेकिन मौसम की बात की जाए तो 4 दिन तक का जो येलो अलर्ट है, घना कोहरा का जो अलर्ट दिया गया है उसमें लोगों को सावधानी से चलने का जो एहतियात दिया गया है मौसम विभाग द्वारा कि जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर घना कोहरा देखने को मिल सकता है। वहीं अगर पहाड़ी क्षेत्रों की बात की जाए तो वहाँ पर शीतलहर और साथ साथ जो पाला गिरने से कहीं ना कहीं जो लोगों को परेशानी उठानी पड़ सकती है। वहीं अगर बात की जाए तो 17 और 18 को मौसम विभाग ने ये भी आशंका जताई है कि जो उत्तरकाशी है, चमोली है और साथ साथ पिथौरागढ़ है, इन जिलों में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं जो काफ़ी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था कि पहाड़ों में बरसात हो ताकि जो बर्फबारी हो और जो प्रचंड कहा जा सकता है जो ठंड पड़ रही है मैदानी क्षेत्रों में, तो उसका कहीं ना कहीं उससे हल मिले। क्योंकि अगर दिल्ली की बात की जाए तो कल वहाँ पर जो न्यूनतम तापमान था 3.5 था। ऐसे में जो दिल्ली जैसे शहर है उनकी हालात ऐसे हैं, तो पहाड़ों और आप पहाड़ों का ही इससे आप पता लगा सकते हैं कि कितना ठंड यहाँ पर पड़ रही है। तुषार, अगर हम बात करें उत्तराखंड की तो जो है 3 डिग्री से नीचे पारा पहुंच चुका है। कितना मुश्किल हो रहा है लोगों के लिए जीवन यापन करना, क्योंकि वहां पहले से भी बर्फबारी की जो है खबरें लगातार सामने आती रही है। देखिए, अगर बात की जाए तो तापमान की जिस तरह से बात की जा रही है कि 3 डिग्री से नीचे यहाँ पर चल रहा है और देहरादून जैसे शहरों में भी अगर शाम होती है तो शीतलहर चलनी शुरू हो जाती है, जिसके बाद कहीं ना कहीं जो लोग हैं जो ऑफिस से आ रहे हैं, साथ साथ कई जिन्हें जरूरी काम से आना है, उन्हें काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो भी एहतियात रख रहे हैं कि गर्म कपड़े वो पहन रहे हैं और साथ साथ अलाव का सहारा भी लिया जा रहा है। प्रशासन ने जगह जगह अलाव की जो व्यवस्था है वो भी रखी गई है। साथ साथ जो रहन बसेरे हैं सर्दियों में वो दुरुस्त रखे हैं ताकि जो लोग हैं उन्हें प्रचंड जी तुषार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के